शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल सत्ता में मीठे जहर की सियासत पर है। बिहार में पिछले 3 दिनों से सीएम नीतीश कुमार के ऊट पटांग बयानों पर राजनीति गरमाई हुई है। नीतीश के उन्हीं बयानों को लेकर आज बिहार विधानसभा में बाहर से लेकर अंदर तक खूब हंगामा हुआ है। आरजेडी वाले आरक्षण बढ़ाने पर मिठाई बांट रहे हैं। बीजेपी समेत विपक्षी दल के नेताओं से झड़प हो गई। जीतन राम मांझी महिला विधायकों के साथ विधानसभा के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। इस सत्र के आखिरी दिन भरपूर हंगामा हुआ है। इस सब के बीच अब जीतन राम मांझी ने आज नया दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार को कुर्सी की लालच में धीरे धीरे मीठा जहर दिया जा रहा है, वरना नीतीश कुमार असंतुलित मानसिक हालत जैसी बातें नहीं करते। ऐसी आशंका जीतन राम मांझी ही नहीं जता रहे। बिहार में विपक्षी दल के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के व्यवहार और बयान पर हैरानी जताई है। चिराग पासवान ने भी नीतीश के इलाज की जरूरत बताया है, जबकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को बीजेपी के बहकावे में आने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के विवादित बयानों के पीछे राजनीतिक चाल है? क्या इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के इन बयानों का असर राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन पर भी पड़ेगा? और क्या महिला और महादलित के अपमान के मुद्दे को अब बीजेपी इंडिया गठबंधन के खिलाफ राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं हम। बिहार की असंतुलित सियासत लगातार जारी है। 2024 को लेकर बड़ी लड़ाई है, तो 2025 में होने हैं वहां पर विधानसभा के चुनाव। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से महिलाओं के संदर्भ में विधानसभा और विधान परिषद के भीतर जो बयान दिया गया था, उस पर अब आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। डिंपल यादव ने जहां नीतीश कुमार के बयान का बचाव किया, तो स्मृति ईरानी ने उन पर कर दिया पलटवार। दोनों नेताओं को सुनते हैं। नीतीश कुमार के साथी सहयोगी भी उस वक्त सभा में हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। वो गठबंधन जो कांग्रेसकृत है, जो ना महिला के सम्मान में कभी बोल पाता है, ना महिला के सम्मान को जब चुनौती दी जाती है उन्हीं के दलों द्वारा तब चुप्पी साध लेता है। ऐसे गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी को अब विशेष मध्य प्रदेश की पुण्य धरा पर जनता को बतलाना पड़ेगा कि क्या सत्ता का उनका मोह इतना है कि महिला पर अभद्र टिप्पणी भी गांधी खानदान स्वीकार कर लेती है। तो नीतीश जी का जो कहने का ढंग था, नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजुअली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एंड मेरा भी ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, उस पर खुल के बात होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सियासत में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक दूसरे से खुद को ज्यादा सही बताए जाने की कोशिश चल रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो आज जीतन राम मांझी की ओर से खड़े किए गए हैं। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जीएम शाहीन जी, आप नेता हैं जेडीयू के। दानिश रिजवान जी स्पोक्स पर्सन है हम पार्टी के। जीतन राम मांझी की पार्टी से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आदिल हसन साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। और थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जीएम शाहीन जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जीतन राम मांझी की ओर से कहा जा रहा है कि सत्ता के लालच में कुछ लोग धीमा जहर दे रहे हैं, विषैला पदार्थ दे रहे हैं नीतीश कुमार को। इसी वजह से मनगढ़ंत और विवादित बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। क्या है इस पर जवाब आपका? मैडम, मेरा पैच नहीं है, अभी पैच नहीं है। आपकी आवाज आ रही है शाहीन साहब, बोलिए अगर मेरा सवाल आपने सुन लिया हो तो। शाहीन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? और वो पैच नहीं है। दानिश रिजवान जी, आपके पास आते हुए मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो अब इस बात की खबर कहां से लगी जीतन राम मांझी को कि विषैला पदार्थ दिया जा रहा है नीतीश कुमार को? और अगर इस बात में दम है तो फिर तो ये एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी साजिश है। तो जीतन राम मांझी को तो खोलकर बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो धीमा जहर देने का काम कर रहे हैं सीएम को। दानिश रिजवान जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ चित्रा जी, देखिए एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि आमतौर पे नीतीश कुमार जी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लगातार पिछले 1 महीने का क्या अगर उनका स्पीच सुना जाए
कभी श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, जाकर के फूल की वर्षा कर देते हैं जो आयोजक होते हैं उनके ऊपर में, कभी सदन में आकर के सेक्स एजुकेशन पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन चर्चा तो जरूर करते हैं लेकिन काफी वल्गर तरीके से शुरुआत उसकी करते हैं। और कभी सदन में हर सदस्य को बोलने का अधिकार होता है, स्पीकर महोदय तय करते हैं कि किसको कब बोलना है। जब सदन के स्पीकर ने कह दिया कि माननीय सदस्य जीतन राम मांझी जी, तो उनका टाइम था, उनको बोलने का वक्त था, लेकिन अचानक से माननीय मुख्यमंत्री आपा खो देते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके विधायक, उनके जो मंत्री हैं, वो जाकर के उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो शांत नहीं होते हैं। मतलब साफ है कि कोई ना कोई डोज उनको दी जा रही है। अब कौन दे रहा है, कैसे, ये सवाल पूछा जाएगा ना। ऐसे हवा में तो बातें नहीं हो सकती ना एक मुख्यमंत्री को लेकर। ये अगर बड़ी साजिश का हिस्सा है और आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जब से मुख्यमंत्री ने प्रचारित और प्रसारित कर दिया है, तब से विरोधी दलों के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। खासतौर से बीजेपी को लेकर जेडीयू के नेता पलटवार कर रहे हैं। सुधांशु जी। चित्रा जी, ये तथाकथित INDIA गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी, जो दावे के साथ चले थे कि वो पूरे इंडिया गठबंधन में संतुलन बना देंगे, न गठबंधन में संतुलन बचा, न सरकार में संतुलन बचा। और अब तो जिस प्रकार के वक्तव्य नजर आ रहे हैं, उससे तो उनके मानसिक संतुलन को लेकर भी मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी हैं। क्योंकि एक बात होती है, जैसा अभी दानिश जी कह रहे थे, जबान फिसल जाए तो समझ में आता है। एक आध बार आपके मुंह से कोई एक शब्द निकल जाए, आप उसको माफी मांग सकते हैं, एक वाक्य बाकायदा एलेबोरेट करके किस प्रकार के तरीके से बोला गया विधानसभा में महिलाओं के बारे में, फिर विधान परिषद में, और उसमें आप उनकी भाव भंगिमा, भाषा, शैली, हर चीज देखिए ना, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, भाषा, शैली, भाव भंगिमा, सब देखिए। उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने आक्रामक भाषा में जीतन राम मांझी जी के साथ बोला, तो इससे साफ साफ लगता है कि संतुलन किसका बिगड़ा है, ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। और मानता हूं संतुलन नहीं बिगड़ा है, ये इस प्रकार के गठबंधन के लोगों की मानसिकता है कि दलित समाज के साथ ये लोग क्या करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से 27 साल पहले की घटना, 1995 सपा बसपा की सरकार थी, तब उसके बाद यही उत्तर प्रदेश में यही हुआ था बसपा के साथ। मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला मुलायम सिंह जी के लोगों ने, और दलित विधायकों को पकड़ पकड़ कर जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए, ये मेरा शब्द नहीं है, ये उन लोगों के द्वारा की गई शिकायत में लिखा शब्द है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे उनके साथ ये कर रहे थे और जान लेने की कोशिश कर रहे थे। वही भाव जो वहां था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति, वही भाव यहां पर दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार का जीतन राम मांझी जी के प्रति। तो मुझे लगता है बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि संतुलन किसका खोया। और यहां संतुलन की बात नहीं है, ये वो मानसिकता है जी, महिलाओं के प्रति, यह मानसिकता है दलितों के प्रति। और जहां तक संतुलन की बात है, जातिगत जनगणना की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, पर मैं बिहार की सरकार से चाहूंगा पूरा आंकड़ा दीजिए कि पिछले 33 सालों में किस जाति को चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, क्लास 2, क्लास 1 गजटेड अफसर से लेकर विधानसभा तक किन जातियों का कितना प्रतिशत मिला है। तो शायद स्थिति साफ हो, क्योंकि बहुत से जातियों के लोगों ने यह भी कहा है, उन्होंने संख्या को लेकर आपत्ति दर्ज की है। और यह सर्वेक्षण किस मॉडल पे कराया गया है, स्टैटिस्टिकल सर्वे के मॉडल भी तो होते हैं ना, सैंपल साइज कितना था, कहां से लिया है, ऐसा तो नहीं कि जिसके हाथ में सत्ता सारी उसी की दिख गई संख्या बारी। तो इसलिए यह भी संतुलन दिखाना है तो पूरा दिखाइए ना, पूरा दूध का दूध पानी का पानी करिए। जीएम शाहीन जी, दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देती है आपकी सत्ताधारी पार्टी? इतना कंफ्यूजन इस जातिगत आंकड़े को लेकर क्यों रखा गया है प्रदेश के सामने? जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और जीतन राम मांझी ने कहा है कि सत्ता के लालच में कुछ लोग मुख्यमंत्री को धीमा जहर दे रहे हैं, इस पर भी जवाब शाहीन साहब। देखिए, सुधांशु जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जो बार बार की बात कर रहे हैं कि संतुलन बिगड़ा हुआ है और बुढ़ापा आया हुआ है, क्या क्या नाम देखिए ना इन लोगों के, क्या क्या, अब देखिए कितने शेर महाशेर बन गए ये लोग,
कि एक जो इनकी इसको क्या कहें कि एक टंग ऑफ स्लिप हम बोले, और जिसके लिए हम लोगों ने माफी भी मांगी, एक दफा नहीं बल्कि 2 बल्कि 4 दफा माफी भी मांगी। मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से, ये एक मिनट, मेरे पास एक वीडियो क्लिप है जो प्रधानमंत्री ने बोला है, मैं आवाज सुनाता हूँ। एक सेकंड, ये स्लिप ऑफ टंग क्या था, पहले उस पर आ जाते हैं, फिर आप पीएम की बात सुना दीजिएगा। ये क्या है? इसकी सफलता से नहीं, हाँ, वर्षों बाद नहीं, देखिए हम क्या बताते हैं उसी कि स्लिप हमारे ऑफ टंग का तो अब नितिन जी ने जो समर्थन गलती शुरू की, हो उसका गया है। उन्होंने दूसरे आपके दिन जेडीयू उन्होंने के लोगों ने बचाव सदन में किया, भी डिम्पल प्रेस यादव के उसका सामने- बचाव कर रही हैं, बिल्कुल और आप कह रहे हैं कि सुनिए, स्लिप ऑफ टंग है। क्या स्लिप ऑफ टंग? नहीं, हमारी लड़कियां, बहू बेटियां बिहार में जो है, चित्रा जी, बहू बेटियां, हमारी जो लड़कियां, जो बहू बेटियां देश के अंदर, जो बिहार के अंदर, वो तो समर्थन कर रही है। सर, ये स्लिप ऑफ टंग ये कैसे क्या हो बता रहे सकता हैं? है और कि अगर एक विधानसभा बात में भी हम बोले, सुनिए, फिर विधान परिषद में भी अगर बोले, एक छोटी सी और आप यहाँ पर एक गलत बैठ कर बात कह रहे हैं होगी, कि स्लिप ऑफ उसके लिए टंग तो है। माफी मांगेगी। पहले तो खुद लेकिन मुझे डिसाइड कर लीजिए कि वो सुधांशु है जी, क्या। ये देखिए सुधांशु जी, एक सेकंड, मैं चित्रा जी क्या है, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूँ कि जो रेसलर्स के साथ हुआ, क्या बीजेपी ने उसके लिए माफी मांगी? जो मणिपुर में हुआ, बीजेपी ने उसके लिए माफी मांगी कि कम से कम ये लोग अपनी गिरबान पे नजर डाले, और ये लोग भी अपनी गिरबान पे दानिश जी, उनको बोल लेने दें, उनको बोल लेने दें, फिर आ रही हूं मैं आपके पास। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा, आपने जीताराम मांझी की बात की। चित्रा जी एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे दीजिए। आपने कल जीताराम मांझी की, आज आपने बात की। चित्रा जी, उसको बनाने वाला कौन था? उसको सीएम किसने बनाया? और जहां तक वो बता रहे हैं कि शाहीन साहब, अब ये कोई बात होती है क्या? सीएम किसने बनाया? उसका तो 80 ईयर, वो तो बताइए, सबको कोई ना कोई सीएम उसकी उम्र बनाता ही है, तो ये ठीक है। कहना जो किसी है, को जनता बनाती है, किसी को नेता बनाता है, ठीक है शाहीन साहब, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, ये स्लिप ऑफ टंग वाली बात समझ में नहीं आई, लेकिन इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप महिला को लेकर और महादलित को लेकर जितनी बार नीतीश कुमार को घेरेंगे, वो बार बार आपको मणिपुर की याद दिलाएंगे। सुधांशु जी, देखिए, मणिपुर की घटना या जो अन्य घटना थी, उसके बारे में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ किया, और ये राजनीति करते हैं। मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? इन्होंने कहा कि संसद की कार्रवाई स्थगित करके मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आपका ये, जबकि हम लोग दूसरे नियम के तहत कार्रवाई करने को तैयार थे, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये था तो 267 पर ही चर्चा होनी चाहिए थी। दिल्ली विधेयक पे क्यों रुक गए? तब तैयार हो गए। मणिपुर पीछे, राजनीति आगे। और अविश्वास प्रस्ताव ये मोदी जी की सरकार के विरुद्ध लाए। आज डिजिटल डाटा का युग है, जाकर कोई चेक कर ले, 10% भी नहीं बोला गया मणिपुर के ऊपर। यह दर्शाता है कि इनकी अंदरूनी वास्तविक राजनीति क्या थी। और मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के विरुद्ध तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए मणिपुर को लेकर, ये मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब मणिपुर से, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, उसको लेकर सिर्फ दिल्ली में राजनीति करनी। अब जहां तक मैं एक बात और कह दूं विनम्रता से, देखिए, नीतीश कुमार जी देश के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक, उनको बड़ा परिपक्व नेता माना जाता था। परंतु मैं शाहीन साहब से पूछना चाहूंगा, क्या आपने सदन के पटल के ऊपर से आप स्लिप ऑफ टंग कहेंगे? बात को घुमा घुमा कर, हंसते हंसते, समझा कर, हाथ के इशारों के द्वारा चलिए। उसके बाद कोई नेता ऐसा बताइए जिसने सदन के पटल पर खड़े हो कहा हो मैं अपनी निंदा करता हूं। कोई ऐसा नेता बताइए जिसने किसी भी सदन के पटल पर खड़ो कहा मेरी मूर्खता थी जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना। मान्यवर, मूर्खता नहीं थी, आपकी बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि आपको लगा था किसी महादलित को बना देंगे, फिर उसको बंधुआ मजदूर बनाकर अपने इशारों पर नचाएंगे। और जैसे ही लगा कि अब वो आपके इशारों के ऊपर नाचने को तैयार थे, क्या करने लगे? मेरी पार्टी वाले 2 महीने के अंदर ही बोले कि गड़बड़। क्या 2 मंत्र बोले? बस यही था ना कि आपको यह लगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने राबड़ी देवी जी को बनाया था, क्योंकि उनको पिछड़ा और सवर्ण और दलित तो छोड़िए, अपनी यादव जाति में एक योग्य व्यक्ति नजर नहीं आया था जब वो जेल जा रहे थे जिसको सत्ता दे। क्या नजर आया? मैं, मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरी बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, बस ये है सामाजिक न्याय। वैसे ही इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा खड़ा कर लेंगे, जैसे ही वो स्वतंत्र निर्णय लेने लगे स्थिति हो गई। ये देश की बुद्धिमान जनता सब समझती है। उत्तर प्रदेश में बताइए, सामाजिक न्याय के प्रतीक समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी का सामाजिक न्याय क्या कि अपनी यादव जाति में कोई दूसरा नजर नहीं आया। मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, वाह, हो गया ये सामाजिक न्याय। तमिलनाडु में देखिए, करुणानिधि, एमके स्टालिन, उदयनिधि, हो गया सामाजिक न्याय। मान्यवर, इनको जातियों से भी मतलब नहीं है, जाति का चूरन देकर परिवार को सारी संपत्ति संपूर्ण देना है। ठीक है, अब मैं आदिल हसन जी से जवाब ले लेती हूँ। शाहीन साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आदिल हसन जी, आपके पास आते हुए, अब
विपक्षी दलों के सूत्रधार नीतीश कुमार की ओर से जो बयान दिया जा रहा है, राष्ट्रीय फलक पर क्या उसका असर देखा जाएगा 2024 में? क्योंकि बीजेपी की ओर से उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैम, बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा और बिहार का मुद्दा है। नीतीश जी ने बिहार को शर्मसार किया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो आज तक महिलाओं के प्रति इतना घटिया, इतना नीचा स्तर के जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनकी पत्नी, उनकी माता जी अगर उस सदन में रहती तो वैसे ही वो मेज थपथपाते क्या? नीतीश जी को फोकस करना चाहिए। 46 लाख बिहार के लोग दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, उस पर उनकी चिंता होनी चाहिए। 6 लाख लगभग स्टूडेंट दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, उस पर चिंता होनी चाहिए। और बीजेपी और जदयू बराबर के पाप के हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का इंडेक्स इन्हीं के पास हेल्थ मिनिस्ट्री रहता था। आप हेल्थ बिहार में सबसे पुअर है, और एक दलित सीएम को आप इतना नीचे स्तर का, और आप क्या बनाए? आपके रहमो करम पे बना क्या? जनता ने बनाया, विधायक दल में चुना गया, आपके रहमो करम पे। आप तो खुद कुर्सी पर, आप तो खुद स्टूल पर चढ़कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राजद सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि एमआईएम को तोड़ के बनी है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है। उससे पहले 2020 में भी आप भाजपा ने आपको बनाया था, 2015 में भी यही हुआ था, 2005 में भी यही हुआ था। आप तो खुद उस स्टूल पर चलकर मुख्यमंत्री बने थे। और नीतीश जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जो खत्म किया, हिरोशिमा नागासाकी में जितना बम बारूद से तबाही हुई थी, उससे ज्यादा नीतीश जी ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को तबाह किया है, जिसमें भाजपा योगदान है। पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देना, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं देना, एम्स दरभंगा नहीं खुलना, ये सब तो एक शुरुआत है। भाजपा किसी पाप में अलग नहीं हो सकती है। और जीतन राम मांझी के साथ जो इन्होंने किया है बर्ताव, इससे दलित समाज ही नहीं, बिहार के एक सीएम के साथ नहीं किया है, एक पूरे बिहार के लोगों का उन्होंने सदन में ऐसे बोला। अरे भाई, प्रशांत किशोर साहब कहते थे आपका रिटायरमेंट का एज आ गया, आप जाइए कुटिया में, अब आराम कीजिए, क्यों बेवजह मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाले हुए हैं? अब आपको बिहार की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। आप नोट कर लीजिए, 24 के बाद नीतीश जी का पॉलिटिकल रिलेवेंस नहीं रहेगा। एक ये सच्चाई है, कोई जहर वाली बात या नशा वाली बात मैं नहीं मानता हूं। नीतीश जी एज फैक्टर है, एज उन पर हावी हो गया है। अब आराम से मुख्यमंत्री पद त्याग दे, अब कुटिया में जाए, क्योंकि ना वो सीमांचल का विकास कर रहे हैं, ना बिहार का विकास कर रहे हैं। सिर्फ वो ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे बिहार चर्चा हो रहा है। जल्दी से 2 लाइन में, वो तो सूत्रधार है विपक्षी दलों के, आप कह रहे हैं कि रिटायर हो जाए वो। मैडम कब कौन जानता है 2024 के बाद फिर से अमित शाह जी और मोदी जी गले लगा ले? पलटू राम कौन बोलता था? सुबह शाम तेजस्वी तेज प्रताप बोलते थे कि इनकी एंट्री नहीं होगी, फिर से इन्होंने ले लिया था, फिर से ले लिया। भाजपा फिर से ले ली महागठबंधन के बाद। मोदी जी डीएनए जांच करा रहे थे 2017 में, रात के अंधेरों में भाजपा ने शपथ करवा दिया। तो सबकी मिली भगत है, सत्ता की मलाई सब खाना चाहता है, लेकिन नीतीश जी को रिटायर हो जाना चाहिए। एक सच्चाई है। नीतीश कुमार, बीजेपी और आरजेडी दोनों की ही मजबूरी है, तभी वहां पर सत्ता जरूरत के हिसाब से मिल पाएगी। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन यहाँ पर मैडम ये आखिरी है। हाँ, आखिरी आप बता रहे आखिरी है, लेकिन शाहीन साहब, उन्होंने, आदिल हसन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। आप लोग बार बार जीतन राम मांझी को बोल रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर वो मुख्यमंत्री बन गए। अब उनकी बात तो सही है कि 2020 का आंकड़ा देखे, 73 सीटें जीती थी बीजेपी विधानसभा में, 43 आई थी जेडीयू की, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। उसके बाद जब आरजेडी के साथ गठबंधन किया, मौजूदा वक्त में 80 सीटें हैं आरजेडी के पास, 43 सीटें हैं नीतीश कुमार के पास, मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। तो फिर किसका रहमो करम हुआ? और आप जब रहमो करम की बात करते हुए एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, तो 3 क्या खुद आप लोगों पर इशारा नहीं करेंगी? शाहीन जी, देखिए चित्रा जी, तब भी तो बीजेपी ने पीछे से हमें कंजर चलाया, तभी तो उस वक्त भी ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ये और पासवान जी को तो उतार दिया ना मैदान में हमारे खिलाफ। इन लोगों ने तो हमारा वोट डिवाइड करवा दिया था बिहार के अंदर। रही बात, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जीतनराम मांझी जी का सवाल, ऐसा नहीं कि दलित के लीडर जो है, दलित वोटर सभी उनके साथ है। आज दलित उनके साथ नहीं है, दलितों के और भी लीडर्स है बिहार के अंदर। और जीतनराम मांझी को जो जवाब चाहिए था, जो मिलना चाहिए था अपने असेंबली के अंदर, वो हमने दे दिया जी, वो हमने दे दिया। रही बात बीजेपी की, जब बीजेपी का समर्थन था, जब बीजेपी के साथ हम लोग थे, तब तो हम बहुत अच्छे थे। अब बीजेपी के साथ नहीं, हम तो बहुत खराब हो गए। अब तो हमारी मानसिकता भी खराब होगी।
अब तो हम सभी चीज, तब तो नीतीश जी बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे नेता थे। ये पॉलिटिक्स, जो डबल पॉलिटिक्स की सियासत ये चलाते हैं ना, ये देश में चलने वाली, अब 2024 में ये राजनीति नहीं चलेगी। 2024 का इलेक्शन होगा और मैं बता रहा हूं कि इस बार बीजेपी को अच्छा जवाब मिलेगा पूरी देश की अरे जनता की महिलाओं तरफ और महादलित के मुद्दे पर कहीं बैकफुट पर नहीं आ जाएंगे आप लोग? चित्रा जी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। शाहीन जी, आ रही हूं आपके पास, सुधांशु जी से जवाब लेने की बात आऊंगी। शाहीन साहब, आप लोगों के लिए तो चित्रा मुश्किल हो जी, जाएगी ना, इस चित्रा बात जी, को आप सर्वे समझिए। कीजिए। जिस तरह का बयान है नीतीश कुमार का। 10 सेकंड लूंगा मैं। चित्रा जी, चित्रा जी, आज हम मानते हैं ये गलती होगी, उसके लिए माफी मांगी गई। हम इस बात को दोहराते हैं, हम बार बार कहते हैं कि चलो एक गलती हुई, देश की जनता से माफी मांगी गई, उससे ज्यादा क्या और हो सकता है? बताइए ना, एक लीडर उससे ज्यादा क्या कर सकता है? एक लीडर कितनी बार गलती करता है? असेंबली में माफी मांगी, शाहीन प्रेस के साहब, एक सामने लीडर माफी कितनी बार मांगी, गलती करता अपने है? शब्दों को एक महीने में भैया, मैं डेली आपके पर बीच डेली में गलती करेंगे। यार, मेरी जान अगर सुनिए, उन्होंने गलती करी मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, विधान परिषद में भी वही बात उसी बात मैं का आपके किया। बीच में एक नहीं एक बोला, करके आप मेरा उनकी जवाब बात नहीं पूरी हो लेना, जाती है, उसके बाद आप बातें बोलेगा। करता। ठीक है आप- दानिश जी, आप एक बार अपने- उनकी बात पूरी। अरे- शाहीन जी, अरे जल्दी से आप अपनी बात को के कंप्लीट प्रवक्ता करें, आप हैं, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी नहीं बोलिए, सिंपल बात। और रही बात, आप इस वक्त भी देश की, आप बिहार की जनता को देखिए, बिहार की महिलाओं को देखिए, वो किनके साथ है। वो इसके पक्ष में स्टेटमेंट दिया क्या? किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए के मणिपुर की घटना को सही बताया क्या? लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के मामले को लेकर के आज डिंपल यादव जी कहती हैं कि उन्होंने सही कहा है, अखिलेश जी कहते हैं सही कहा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं सही कहा है। मणिपुर की घटना से आप अगर तुलना करते हैं तो मणिपुर की घटना को लेकर के एनडीए के किसी नेता ने नहीं कहा है कि वो घटना सही है। पूरा देश मुझे ये बताया, उन्होंने माफी मांगी, क्या बीजेपी ने? मत कीजिए। नहीं, जब क्या आपके बीजेपी नेता ने? खुद आप माफी मांग रहे बीजेपी हैं के कि उन्होंने प्रवक्ता गलती है करी क्या? है तो आप भी स्वीकार कीजिए। अरे कि बाप उन्होंने रे, गलती आप करी बीजेपी है। के प्रवक्ता दूसरी है बात, क्या? जिस अरे तरीके दानिश से रिजवान एक जी, बुजुर्ग नेता क्यों बात कर रहे हैं नहीं, भाई? जीतन एक राम बुजुर्ग मांझी जी नेता की को पार्टी आप लोगों से ने है। अपमानित नहीं। करने की कोशिश करी है। हाँ। पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप नहीं, वो किसी छोड़िए ना, बुजुर्ग वो नेता बातें को आप हमारे तुम तड़ा ऊपर की भाषा में उस चीज को आप बातचीत एंटरटेन करते नहीं हैं। कीजिए ना भैया। आप किसी बुजुर्ग नेता से तुम तड़ा की भाषा में बात करते हैं। अरे भाई, वो यही छोड़िए, आपकी वो सभ्यता हमारा और और उनका संस्कृति मामला है। आप आपको किसी बीच के में श्रद्धांजलि दखल सभा करने में की जाते जरूरत हैं, नहीं है भाई। किसी के मैं सर्टिफिकेट नहीं ले रहा पुण्यतिथि हूं कार्यक्रम में आपसे। जाते आपकी हैं, सर्टिफिकेट की आप जरूरत जाकर नहीं है के भाई। बताते हैं। हमने ये कोई तुमतरागा मुख्यमंत्री का किया, काम है। इसलिए किया क्योंकि लगातार हमने बनाया उनको। आपने वो बनाया, इसलिए आप किया होते था हैं क्योंकि लोकतंत्र हमने वो में पोजीशन, पुण्य जिस लोकतंत्र पोजीशन में पे वो मैं रहे, नहीं होता हूं। वो पोजीशन शाहीन हम लोगों ने साहब उनको दिया लोकतंत्र था। अरे में शाहीन मैं साहब, नहीं मुझे होता लगता है हूं। कि ये बार बार कहना कि हमने बनाया उसका श्रेय लेना, सर इससे निकलना होगा। देखिए, इसके पहले भी आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बता चुकी हूं कि 40 के आसपास सीटें पाने के बावजूद भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं और उनसे डबल सीटें जिस पार्टी के पास है वो डिप्टी सीएम के पद से संतुष्ट है। तो इस बात को समझना होगा। रहमो करम तो सबका हो गया ना। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आते हुए थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं इस चर्चा का। ठीक है दानिश रिजवान जी, सुधांशु जी, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना वाला दांव है वो बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बार बार जेडीयू की ओर से यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर इतनी बौखलाहट है, इतना हंगामा उनकी ओर से किया जा रहा है, तो उसके पीछे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है जातिगत जनगणना। देखिए, मैं जातिगत जनगणना पर भी जवाब देता हूं और रहमो करम का भी जवाब देता हूं। शाहीन साहब को याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारा गठबंधन हुआ था 1995 में, तब पार्टी का नाम था समता पार्टी। कितनी सीटें थी बिहार विधानसभा में? 7, भाजपा की 42। कौन किसके रहमो करम पे था? 1995 से लेके 90 से लेके 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी के पूरे शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, जदयू का नहीं था। जब पहली बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ली 1999 में, भाजपा के विधायक ज्यादा थे। 2005 में हमने बड़ी पार्टी होते हुए उनको समर्थन प्रोजेक्ट करके बनाया। कौन किसके रहमो करम पे बना, ये पूरी तरह पता था। इस विधानसभा में हमारी सीटें आपसे 2 गुने थी, इसके बावजूद हमने नीतीश कुमार जी को बनाया। तो जो रहमो करम की बात करते हैं, हम रहमो करम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से उस समय की परिस्थितियों और उस समय जो आपकी योग्यता थी उसको देखते हुए बनाया। आपकी बात में अहंकार झलक रहा है कि ये किया। अब जहां तक की मैं बात हो एक जाए, बात शाहीन कहना साहब चाहता हूं, एक बार उनको सुन ये लीजिए, फिर लौट जातिगत रही हूं आपके जनगणना पास, की उनकी जो बात हो जाए। शाहीन साहब, हाँ जनाब, मैं कहना चाहता हूं, बिहार की सरकार को मैं कह रहा हूं, दोनों बातें स्पष्ट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.5 करोड़ है। कितने का सैंपल साइज था सर्वे में? कौन सा स्टैटिस्टिकल मॉड्यूलेशन यूज किया? कितने जिलों में, कितने विधानसभाओं में सर्वेक्षण किया?
ये आंकड़ा सामने रखिए ना, तो पूरी पारदर्शिता है। और फिर उसके साथ ये भी बताइए कि तीसरी चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी से लेके ऑफिसर क्लास से लेके क्लास 1 गस्टेड अफसर से लेके विधायकों तक पिछड़ों में किन जातियों को कितना मिला, तब साफ समझ में आएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी दिखी सत्ता सारी उसी ने दूसरों की भांजी मारी। किसने किसकी भांजी मारी यह भी साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ईमानदारी है तो दिखाइए। मंडल कमीशन ने 6000 जातियां कही हैं हिंदू समाज में, चलिए आप 60 बता दीजिए जिनको आपने प्रतिनिधित्व दिया हो, 6 बता दीजिए जिनको आपने कभी बनाया हो। मैं बताता हूं, उत्तर भारत में यदि केवल उत्तर भारत देखें, इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा, हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी और शिवराज सिंह चौहान जी, तीनों पिछड़े वर्ग से। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, और हमारे 4 डिप्टी सीएम हुए यूपी बिहार मिला के, केशव प्रसाद मौर्य जी, और बिहार में सुशील मोदी जी और रेणुका देवी जी और तारकेश्वर जी। इन 8 में सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी एक जाति के, 8 में 7 अलग अलग जातियों के पिछड़े नेता हैं। और यदि प्रधानमंत्री जी को जोड़ लिया जाए तो पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम में 9 में 8 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। आप 6000 में 6 जातियां बताइए जिनको मुख्यमंत्री का कभी पद दिया हो, बताइए आप। बोले शाहीन साहब। सुनिए जवाब देता हूं। पहली बात आपने कहा सुधांशु जी, अरे मेरे दोस्त मेरे भाई आप तो चुप तो हो जाइए। सुधांशु जी बात सुनिए मेरी। आपने क्या कहा कि 1992 में और 95 में कि 70 सीटें जो है बीजेपी की थी, 35 सीटें क्या बता रहे थे आप? मैं बताना चाहता हूं कि 1995 में, 92 और 95 में जनता दल और समता पार्टी अलग पार्टीज थी, ठीक है। और जनता दल जो थी वो सेंटर में गवर्नमेंट में थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, शायद कुछ साल पीछे ले चलता हूं आपको। और मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है ये स्टूडियो से। कोई और अपनी बात आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज आ रही है। क्या कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी मर्ज हुई, समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में मर्ज हुई, ठीक है। और 95 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेकर नए सिरे से देश में चुनाव कराए, जब देवगौड़ा और एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। और कांग्रेस का सपोर्ट था हमें, और कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस लिया था। रही बात आज आपने कहा कि आपने कितने स्टेट्स में, कितने जिलों में कितने पिछड़े वर्गों को का ये किया, काम किया। पिछड़ों में अलग अलग वर्गों का क्या प्रतिनिधित्व है? मैं बता रहा हूं बीजेपी के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। आपका एक सुनिए अपनी मैडम आप सुनिए, 2 मिनट कहने दीजिए। आपका अच्छा, आप खुद ही सर्वे करवाइए और चेक करवाइए कि एजुकेशन लेवल को हमने किस सतह पे बिहार में पहुंचा दिया है आज की डेट में। और जहां तक एजुकेशन का सवाल है वो तो नंबर 1 पे बिहार के अंदर है। और आपने अभी बात की नौकरियों की, आपके यूपी में आपने नौकरियां नहीं दी किसी को, लेकिन हमने तब भी 2 लाख नौकरियां जो है बिहार के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट करके 2 लाख नौकरियां दे दी। आप मुझे बताइए आपने यूपी में क्या कर दिया? सुधांशु त्रिवेदी आप मेरे दोस्त हो, मुझे बताइए आपने यूपी में क्या किया? इतना सा बता दीजिए मुझे, ये जवाब दे दीजिए कितनी नौकरियां आपने उत्तर प्रदेश में दे दी। सर आप बता रहे हैं कि शिक्षा के मामले में बिहार बहुत बेहतर है। सर मेरा आंकड़ा तो इससे मेल नहीं खाता है। जी शाहीन साहब, शाहीन साहब, नीति आयोग जो रिपोर्ट देती है शिक्षा और हेल्थ के संदर्भ में, दोनों में ही आप लोग पिछड़े हुए हैं बुरी तरीके से। शाहीन साहब आप कह रहे हैं शिक्षा में गजब की कामयाबी हासिल कर लिया आपने, कहां से लेकर आते हैं सर ये आंकड़े? आंकड़े कहां के हैं आप बता रहे हैं? नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, जहां तक नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट को मैं सुपर रिपोर्ट तो नहीं मानूंगा। हम तो नीति आयोग को वो बड़ा उन लोगों ने हर घर जाकर जो है हर घर से रिपोर्ट लिया, तो वो तो मैं नहीं मानूंगा ना चित्रा त्रिपाठी जी। ठीक है, आपने जो दावा किया है, आदिल हसन और दानिश रिजवान जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल साहब पहले बोलिए। एक चीज 10 सेकंड मुझे आप दीजिए। आदिल जी की बात हो जाए उसके बाद आ रही हूँ। 46 लाख बिहार के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं। हाँ मैम 46 लाख बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं, 6 लाख स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं। और आप बताइए 1,70,000 की नौकरी निकली थी, सिर्फ 1,20,000 को नौकरी दे पाए, उसमें भी 10-20 हजार नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिलवाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को कुछ नहीं किया। और जहां तक MIM पर ये बोलते हैं, जो गुजरात चल रहा था जो भाजपा के साथ रहे, जो CA NRC पे भाजपा के साथ हो, ट्रिपल तलाक पे भाजपा के साथ हो, जम्मू कश्मीर 370 पे भाजपा के साथ, वो आज टोपी पहन के गमछा लगा के आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा। आदिल हसन की बात पूरी हो जाए फिर आ रही हूं दानिश आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, बोलिए आदिल हसन। मैम जब जो आदमी गुजरात जल रहा था अटल जी के कैबिनेट में थे, CA NRC में भाजपा के साथ नीतीश जी, 370 में साथ
उसके बाद 370 में साथ, ट्रिपल तलाक में साथ, हर वक्त में जब भी भाजपा के साथ नीतीश जी खड़े रहे, और कौन गारंटी लेता है कि 2024 के बाद वो भाजपा में नहीं जाएंगे? ठीक है। नीतीश जी को पलटू राम कौन बोलता था? आप पूछिए नीतीश जी से। 8 बार मुख्यमंत्री बन गए, यही पलटू राम बन के, सल्टू राम बन के। बताइए ना इनका क्या जनादेश है? 5 आपकी बातों पर जवाब ले लूंगी जेडीयू के नेता से। दानिश जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर सुधांशु जी आ रही हूं आपके पास। ठीक है चित्रा जी, इन्होंने अभी रोजगार की बातचीत करी शाहीन जी ने जी। मुझे लगता है कम से कम शाहीन जी को बिहार के बारे में बिहार में आके समझ लेना चाहिए। इन्होंने तो कहा 1,20,000 शिक्षकों को नौकरी दी। सरकारी डाटा कहता है कि 20,000 जिनको नौकरियां उन्होंने दी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स फेक थे, इसलिए वो उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। मतलब सरकार कहती है कि 1 लाख शिक्षकों को हमने नौकरियां दी। अब 1 लाख में 48,000 वो शिक्षक थे जो पहले से कार्यरत थे, नियोजित थे, मतलब उनमें से बच गए 52,000। और अगर बाकी नौकरियों को देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25,000 शिक्षकों को नौकरी दी। लेकिन अखबारों में बड़ा विज्ञापन छाप दिया कि 1,20,000 शिक्षकों को नौकरी दे दी। तो शाहीन साहब, कम से कम सरकारी डाटा को तो देखकर डिबेट में आए कीजिए। ये नहीं कि जो सिखा दिया जाए, जो प्रोपगंडा क्रिएट कर लिया जाए, उस पर डिबेट में मत आइए। कम से कम सरकारी आंकड़ों को देखिए, उसके बाद बताइए कि कितनी सरकारी नौकरियां दी। और अब ये बताइए कि आज बिहार में शिक्षा का स्तर क्यों खराब है? आप मुझे सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जबान क्यों फिसल रही है? ठीक है। सवाल देखिए, आज के डिबेट का 2 लाइन में जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुधांशु जी मैं आ रही हूँ आपके पास। 2 लाइन में जल्दी से। चित्रा जी, आज के डिबेट का टॉपिक कोई रोजगार नहीं है। आज के डिबेट का सीधा टॉपिक है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जबान क्यों फिसल रही है, क्यों सदन के अंदर सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान देने लगते हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ शाहीन जी। अरे इनको क्या समझाया जाए, इनको क्या बताया जाए? ये तो हम को बता रहे हैं कि आपको इल्म नहीं, आपको पता नहीं। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं आज की डेट में बता रहा हूं कि इनको चाहिए कि बिहार को अच्छी तरीके से विस्तार से देखे, और फिर देखिए आज के बिहार और पुराने बिहार में कितना जमीन। अरे यार, मैं तो नहीं बोला बीच में, मैं जब बीच में नहीं बोला आपके, तो क्यों बीच में बोल रहे हो? तो उसमें और आज के बिहार के अंदर पहले वो अंतर देखी। रही बात हमारे चीफ मिनिस्टर की, नीतीश जी की जबान फिसलने की, मैंने कहा, अभी भी बता रहा हूं आपको, मेरे पास एक क्लिप है, उसमें आप इतना देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बता रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ऐसी बात, मैं अभी आपको एक क्लिप सुना रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश के, ये सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देखिए इसकी सफलता से देखिए शाहीन साहब क्या बोल रहे हैं, शाहीन साहब, बेटी ये पढ़ाओ, बेकार की बेटी तुलना है। बचाओ। नहीं शाहीन साहब एक सेकंड सुनिए। नहीं देखिए, अब आप आरोप कुछ भी लगा देंगे, ये गलत बात हो जाएगी। देखिए उन्होंने जो बात संबोधन में कही और जो नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में कही, शाहीन जी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसको आप जुबान फिसलना कह सकते हैं जो आप सुना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानबूझकर उस तरह का बयान देना जिसको लेकर उन्होंने खुद माफी मांगी, उन्होंने कहा गलती हो गई, और आप ये कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई नेता की। और जीएम शाहीन जी, मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड सुनिए सर, आप सुनिए, गरीबों की जातियां देखने, पढ़ने और कागजी उस पर किताबों में उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो खुद समझ में आ जाता है कि बिहार की स्थिति क्या है, और बिहार की स्थिति जो आंखों से दिखती है वही कागजों में भी नजर आती है। जिन कागजों को आप कह रहे हैं नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट तो हम नहीं मानेंगे, ये तो गलत बनाकर भेज देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा सर। विकास के पैमाने पर कहां खड़ा है बिहार? टॉप 5 में किस चीज में है आप बताइए मुझे। 32 सालों से 2 ही दलों के मुख्यमंत्री अगर वहां पर काबिज हैं, उसके बावजूद आपको और समय चाहिए, और इस आरक्षण कानून का क्या फायदा मिल जाएगा? कितने थोड़े से फीसदी कुछ लोग होंगे जिनको इस तरह से आप लोग लाभान्वित करने के लिए इतना माहौल तैयार कर रहे हैं। 32 सालों से आप लोगों का राज है, जो अभी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है। जीतन राम मांझी को सुना देते हैं, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के सवाल उनकी ओर से भी पूछे जा रहे हैं। शाहीन साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब यहां पर तो AIMIM के नेता जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लोग भी नीतीश कुमार पर लगातार इस इंतजार में रहते हैं कि कब वो मान जाएं और कब बीजेपी के साथ सत्ता में, मतलब वहां पर शासन में आ जाए भारतीय जनता पार्टी। कभी निशाना साधते हैं तो कभी सत्ता में आने के लिए बेकरारी दिखती है बीजेपी की। सुधांशु जी, किसी भी राज्य में आज तक उत्तर से दक्षिण तक हमने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी भी किसी से समझौता नहीं किया है।
इसलिए अभी उसमें डिटेल में जाऊंगा। हमने उत्तर प्रदेश में मायावती जी को 67 उनके थे और 178 हमारे थे, तब बनाया था। इनका तो मैंने गिना ही दिया किस समय जो जो बातें बोल रहे थे। मगर शाहीन साहब जिस ढंग के उदाहरण देकर बचने का प्रयास कर रहे थे, वो तो कुछ कुछ वैसा है जिसे उत्तर भारत में यूपी बिहार वाले समझ जाएंगे। गांवों में एक कहावत होती है, नेहुरे नेहुरे कहूं ऊंट की चोरी। बाकी लोग ले बता देना चाहता हूं, घुटनों के बल झुकते झुकते ऊंट की चोरी नहीं हो सकती। ऊंट बहुत बड़ा है, दिखाई पड़ रहा है, और आप वो करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे झुकते झुकाते ऊंट की चोरी करके ले जाएंगे। मान्यवर, आपको जवाब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नीतीश कुमार के इन बयानों के बाद क्या विपक्षी इंडिया के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।